नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरक्यू वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक नई श्रृंखला चला रहे हैं जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा नेट ब्यूरो के माध्यम से इतिहास विषय का जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक इकाई तक डिस्कस कर लिया है। आज हम उसके आगे की इकाई 2 पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी जो भी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो यदि इन सारे सिलेबस की इकाइयों को देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो पूरा उम्मीद है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि मेरे बताए कुछ पुस्तकों का सहारा ले लेंगे, तो फिर बहुत संभव है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उस पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम इकाई 2 की बात करेंगे। इसके अलावा जो लोग कोचिंग सेंटरों तक नहीं जा सकते हैं, वो लोग विशेष रूप से मेरे चैनल आरक्यू वर्ल्ड को विजिट करके अपना यूजीसी नेट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एक-एक करके मैं इसके बाद एक-एक टॉपिक पर चर्चा करूँगा। अभी मैं समग्रता में चर्चा कर रहा हूँ, ब्रीफ चर्चा कर रहा हूँ। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो नेट के सिलेबस के इकाई 2 की चर्चा आज हम लोग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से राज्य से साम्राज्य तक का सफर तय किया गया है इस सिलेबस में। तो सबसे पहले मगध का उत्थान है। मगध का उत्थान जो है, इस पर मैंने हिस्ट्री ऑफ बिहार या बिहार का इतिहास नाम से पूरी सीरीज ही बना रखी है। मेरे इसी चैनल आरक्यू वर्ल्ड पर आप जा करके बिहार का इतिहास के अंतर्गत मगध को बहुत विस्तृत तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने एक-एक राजाओं के विषय में विस्तृत चर्चा की हुई है और मगध का उत्थान, उसका पतन, किस-किस तरीके से वहाँ पर राजाओं की गतिविधियाँ रहीं, धीरे-धीरे करके मौर्य साम्राज्य कैसे बढ़ता गया, सारे टॉपिक पर चर्चा की गई है। इसी चैनल पर उपलब्ध है वो वीडियो, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं और मगध के उत्थान और पतन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। करीब-करीब 19-20 वीडियो में मगध का इतिहास मैंने बताया हुआ है बिहार के इतिहास के अंतर्गत। आगे है सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण। तो हम जानते हैं कि भारत में ईरानी और यूनानियों का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले ईरानियों में जो है दारा या डेरियस इधर की तरफ सिंध प्रांत की तरफ आया था। इसके बाद जो बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ वो यूनानियों का हुआ, जिसमें से सिकंदर का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। सिकंदर का नाम हम देखते हैं कि वो एक आक्रांता है जो मेसोडोनिया से चलकर भारत के काबुल कंधार वाले क्षेत्र से आगे बढ़ करके ब्यास नदी तक आ गया था। सिकंदर के विषय में हमको ये पढ़ना होता है कि सिकंदर ने पोरस से युद्ध किया था। झेलम के आसपास पोरस का
क्षेत्र था, पुरु नाम का इसका राज्य था। इस तरीके से युद्ध होता है और पोरस पराजित हो जाता है। तो हम देखते हैं यूनानियों का जो आक्रमण हुआ है वो भारत में एक नवीन संस्कृति को जन्म देता है, जिसको हम इंडो ग्रीक कल्चर कहते हैं। और इंडो ग्रीक कल्चर के प्रमाण हमको तक्षशिला के उत्खनन से प्राप्त होते हैं। तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से हम यूनानियों का आक्रमण देखेंगे, इनके प्रभावों को देखेंगे, मौर्यों का प्रसार, मौर्यों की राज व्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म, उसकी प्रकृति, मौर्य साम्राज्य का ह्रास और विघटन, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला, अशोक के राजादेश, भाषा और लिपि। इतना जो आप देख रहे हैं ये सब बिहार का इतिहास में आपको मिल जाएगा। बिहार का इतिहास इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जा करके एक एक करके सभी वीडियोस को देख लें। मैंने चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ऐसे ऐसे करके एक एक राजाओं पर विस्तृत चर्चा किया हुआ है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आगे है साम्राज्य का अंत और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव। तो सबसे पहले है इंडो यूनानी। ये इंडो यूनानियों में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हमको उल्लेख मिलता है मेनेंडर का, जिसको हम मिलिंद कहते हैं। इसकी पत्नी का नाम जो है अगाथोक्लीज है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि अगाथोक्लीज के सिक्के पर कृष्ण और बलराम का अंकन है, लेकिन जब सिक्के को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि जो मेनेंडर है यही हाथ में धम्मचक्र और तलवार कमर में लटकाए हुए खड़ा है। इस तरीके से कई विद्वान इसकी पहचान मेनेंडर के रूप में करते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंडो यूनानियों को शुंग राजाओं में पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले शुरुआत किया था शुंग वंश का, और इसके बाद आगे चल करके अग्निमित्र, और इसका पोता कहा जाता है वसुमित्र। अग्निमित्र और वसुमित्र ये दो नाम विशेष रूप से दिखलाई देते हैं शुंगों के काल में, और शुंगों के समय में ही कला, स्थापत्य इत्यादि में विकास दिखलाई देता है। विशेष रूप से स्तूप स्थापत्य की अगर बात करें, विहारों की बात करें, तो शुंगों ने ज्यादा इस पर ध्यान दिया। सातवाहन दक्षिण भारत के क्षेत्र में शासन करते थे। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र तक के क्षेत्र में दिखलाई देता है। इसके अलावा कुषाण है, ये चीन की कुयुनसांग शाखा से निकले हुए हैं, जो यूची कबीला था उससे निकल कर आए थे। और कुषाणों के विषय में जानकारी हमको अफगानिस्तान से प्राप्त एक अभिलेख जिसका नाम है रबतक अभिलेख, रबतक से प्राप्त होता है, जिसमें पहली बार हमको पता चलता है कि कुजुल, विमतक्तु, इसके अलावा विम कटफिसेस, इसके बाद जो है कनिष्क। कुजुल, विमतक्तु, विम कटफिसेस
और फिर जो वंशक्रम दिखाई दे रहा है, ये वंशक्रम हमको रब अभिलेख में दिखाई देता है, जिसमें हमको यह पता चला कि जो विम्कटफिशस है वो कनिष्क का पिता है। इसके अलावा शक है। शक जो है ये भारत में 5 भागों में विभाजित हुए। इनकी एक शाखा पश्चिम की तरफ चली गई, एक दक्षिण की तरफ चली गई, एक जो है छहरात कहलाए और एक कार्दमक कहलाए। और छहरात और कार्दमक ने मिलकर लंबे समय तक शासन किया। फिर एक शाखा आती है जहां पर सोडास, हगामस इस तरीके के राजा शासन करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा तक्षशिला तक के क्षेत्र में, या ये कहें जो शाकल क्षेत्र था, सियालकोट है पाकिस्तान का, वहां तक हमको शक की श्रृंखला दिखाई दे रही है। इसके अलावा संगम साहित्य है। संगम साहित्य दक्षिण भारत का साहित्य है, जिसमें हमें वीर गाथाओं, वहां के वीर राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। और कुछ विद्वान मेगालिथिक कल्चर, जो मेगालिथिक कल्चर है वहां महापाषाण संस्कृति है, उसके कुछ एविडेंस भी देखने का प्रयास करते हैं। दक्षिण भारत राज्य शासन प्रणाली में समाज, तो संगम साहित्य में ये हमको मिल जाएगा। 2री शताब्दी BCE से 3री शताब्दी CE, तो BCE को ही पहले कहा जाता था BC, बिफोर कॉमन एरा को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, और CE को कॉमन एरा को AD एना डोमिनी कहा जाता था। अभी इसमें बदलाव हो गया है, अब ये BCE और CE हो चुका है। व्यापार और वाणिज्य, रोमन जगत के साथ व्यापार, तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ से व्यापार हो रहा था ये देखेंगे। इसके अलावा रोमन जगत के साथ व्यापार जो चल रहा था भारत का, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो रोम के साथ व्यापार है, इसके प्रमाण हमको दक्षिण भारत के पांडिचेरी, जिसको आजकल पुदुचेरी कहते हैं, पुदुचेरी के पास में है अरिकमेडु, यहाँ से रोमन कला के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अरेटाइन, एम्फोरे या एम्फोरा और रोलेटेड, ये 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जो कि इटली और उधर के आसपास के क्षेत्र से मिले हुए हैं। तो रोमन जगत को देखेंगे और व्यापार के क्रम में ही वो सारे बर्तन भारत आए हुए थे। इसके अलावा महायान बौद्ध धर्म है, तो ये हीनयान या थेरवाद जिसे कहते हैं, और दूसरा है महायान, इन 2 भागों में बटा हुआ है। तो महायान में क्या है, इसमें बुद्ध की मानव रूप में पूजा की जाती है। और क्या होता है महायान में, बोधिसत्वों की कल्पना दिखलाई देती है। और मैंने कल बताना चाहा था कि बोधिसत्वों का संबंध जातक कथाओं से है। खारवेल है, ये महा मेघवाहन चेदि राजवंश का शासक है। इसको कुछ विद्वान छारवेल भी कहते हैं। तो इसका एक हाथी गुम्फा नाम का अभिलेख मिला है,
जो उड़ीसा से मिला हुआ है और यहाँ पर उसके 13 वर्षों के शासनकाल का उल्लेख है। तो इसको देखेंगे हम लोग। फिर जैन धर्म है। जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ? तो 24 तीर्थंकर हैं, कर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आगे देखें तो मौर्योत्तर काल में कला और वास्तुकला है। तो मौर्यों के पश्चात हमारे यहाँ भारत में विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए और इसी आक्रमण के क्रम में इंडो ग्रीक, सीथियन, पार्थियन, शक, कुषाण, ये सब आक्रांता भारत में दिखाई देते हैं और भारतीय संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब यहाँ आ करके बौद्ध धम्म को ग्रहण कर लेते हैं। इसके प्रमाण इनके द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों में मिलता है और जो सिक्का इन्होंने जारी किया है उस पर भी स्पष्ट रूप से इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो मौर्योत्तर काल के वास्तुकला पर विचार करेंगे। गांधार है। गांधार जो है ये तक्षशिला के क्षेत्र में था। वर्तमान पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान है वहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात आती है, जिसकी राजधानी, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। फिर मथुरा है और अमरावती की शैलियाँ हैं। तो मथुरा शैली जो है, मथुरा, सारनाथ और गांधार, ये 3 शैलियां हुआ करती थी। मथुरा और गांधार शैली को प्रारंभ किया था कनिष्क ने। ये कुषाणों के काल की शैली है और सारनाथ शैली है गुप्त शासकों के काल की, तो गुप्तकालीन शैली है। इस तरीके से मथुरा की चर्चा करेंगे। और अमरावती जो पड़ता है ये है दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे है। यहाँ पर जो है एक स्तूप मिलता है। शासन कर रहे थे दक्षिण भारत के, उन्होंने ही इस शैली को प्रारंभ किया था। अब है गुप्त वाकाटक युग। तो इनके राज्य शासन व्यवस्था और समाज की चर्चा करेंगे। कृषि व्यवस्था, भू अनुदान, भू राजस्व और भू अधिकार, गुप्तकालीन सिक्के। तो ये जो बातें हैं ये हमको गुप्त सम्राटों का युग करके एक पुस्तक है, इसमें विस्तृत तरीके से चर्चा की गई है। केसी श्रीवास्तव की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, जो ये पुस्तक केसी श्रीवास्तव की है, इसमें ज्यादातर टॉपिक मिल जाएगा। गुप्तों के विषय में भी उन्होंने विस्तृत चर्चा किया हुआ है। तो समाज कैसा था, कृषि और अर्थव्यवस्था कैसी थी, भू अनुदान से क्या हुआ आगे चल करके, सामंतवाद को बढ़ावा मिल गया। सामंतवाद पर किसने अच्छे से पुस्तक लिखी है? तो रामशरण शर्मा ने लिखा है। रामशरण शर्मा की एक पुस्तक है भारतीय सामंतवाद। और इसमें रामशरण शर्मा बताते हैं कि भू अनुदान के कारण ही सामंतवाद को
बढ़ावा मिला। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे विस्तृत रूप से। गुप्तकालीन सिक्के हैं तो प्रारंभ में जो है एक दो सिक्कों का हमें देता है, धीरे धीरे करके अस्तित्व में होना। समुद्रगुप्त के समय में लगभग 6 प्रकार के, स्कंदगुप्त के समय में 8 प्रकार के, कुमारगुप्त के समय में 14 प्रकार के और स्कंदगुप्त के समय में आकर के 4 से 5 प्रकार के सिक्के हो जाते हैं। 4-5 प्रकार के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हूणों का आक्रमण हो गया था और जो स्कंदगुप्त है वो उसमें व्यस्त हो गया था। तो सिक्कों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। अश्वमेध प्रकार के जो सिक्के हैं और कुमारगुप्त द्वारा चलाए गए जो सिक्के हैं उनके विषय में यूजीसी नेट में अधिकतर पूछता है। तो मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ विद्वान गुप्त काल से मानते हैं कि शिखर युक्त मंदिर गुप्त काल से मिलने लगते हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला का प्रारंभ कब हुआ ये देखेंगे, पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव देखेंगे, संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास देखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, गणित और औषधि में विकास, इन सब पर चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में आकर के समस्त ग्रंथों का लेखन किया गया था। साहित्य में विकास हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ। मेहरौली जो दिल्ली में है, यहाँ का लौह स्तंभ इसका जीता जागता उदाहरण है। मेहरौली का लौह स्तंभ। विज्ञान प्रौद्योगिकी का खगोल विज्ञान में 2 विद्वान हैं, आर्यभट्ट जिनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है और दूसरे हैं वराहमिहिर जिनको फलित ज्योतिष का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के ज्योतिषी दिखाई देंगे हमें गुप्त काल में। फिर गणित है, गणित का संबंध खगोल। औषधियों के क्रम में कई ऐसे वैद्य हैं जिनका उल्लेख मिलता है, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर है हर्ष और उनका युग। हर्ष के समय प्रशासन और धर्म क्या था, तो हर्ष के विषय में जानकारी हर्षचरित से मिलती है। और हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट को विद्वान बाण भी कहते हैं। तो पूरी कहानी जो है हर्ष के विषय में हर्षचरित से पता चलती है। और हर्ष के समय का प्रशासन जो है वो हमको हर्षचरित के साथ साथ मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में भी दिखाई देता है। इसके अलावा हर्ष के समय में धर्म की बात की जा रही है, तो हर्ष ने नालंदा में एक पीतल का विहार बनवाया था जिससे उसके बौद्ध धर्म में झुकाव होने का संकेत मिलता है। जब वेनसोंग आया था तब हर्ष ने प्रयाग में मोक्ष परिषद जिसको विद्वान कहते हैं या महादान जो वहां किया करता था हर्ष, उसके विषय में चर्चा मिलेगी। और फिर जो कन्नौज की महासभा हुई थी उसमें भी वेनसोंग मौजूद था। तो वो बताता है कि शीलादित्य जो है वो एक धम्मनिष्ठ बौद्ध है और प्रतापशील
प्रतापशील कहता है वो शीलादित्य के पिता को। तो इस तरीके से हर्ष को देखेंगे और हर आंध्र देश में सालांकेयान वंश और विष्णुकुंडिन वंश, इन दोनों वंशों की चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के जाने माने राजवंश हैं। इकाई 2 में इस तरीके के टॉपिक हैं जिसकी चर्चा हमने किया। अब ये दक्षिण भारत की बात है। गंग है, कदम्ब है, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं, काकतीय, होयसल और यादव हैं। इन सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखिए। यदि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है, इसलिए अगर किसी भी वीडियो को आप मिस कर देते हैं तो पहले जा करके आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, तब जा करके ये वीडियो समझ में आएगा। इसके पहले समझ में आने वाला नहीं है। इस पर जो कुछ किताबें हो सकती हैं उसको देख ले। तो एक किताब है भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास जो किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है राम शरण शर्मा की। इसके अलावा प्राचीन भारत रमेश चंद्र मजूमदार की। इसके अलावा प्राचीन भारत इसके पांडे की। इसके अलावा प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास उपिंदर सिंह की। और किताबों में देखें तो केसी श्रीवास्तव की पुस्तक जिनकी चर्चा अभी हमने किया। फिर दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए नील कंठ शास्त्री की किताब है दक्षिण भारत का इतिहास। या दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, ऐसे ही करके उनकी पुस्तक का नाम है। फिर एच.सी. रायचौधरी, हेमचंद्र रायचौधरी की पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास करके हिंदी में मिल जाएगी। प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, ये पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाती है इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। तो इस तरीके से कुछ पुस्तकें थी जिनके विषय में मैंने चर्चा किया। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें भी प्राचीन भारत का या पूर्व मध्यकालीन भारत का जिक्र होगा। उसमें हर्ष है, दक्षिण भारत की कुछ बातें हैं और गुप्तों के काल की बातें हैं, गुप्तोत्तर काल की बातें हैं, वो मिल जाएंगी बड़े आराम से। इसलिए हम लोगों को बहुत हड़बड़ाना नहीं है, आराम से तैयारी करनी है। चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है एक ही टॉपिक समझाने में, इसीलिए मैं एक एक इकाई को समझा रहा हूं।
तो आप लोग सारे वीडियो को क्रमबद्धता में देखिएगा, एक एक कर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक ही बार में पूरे सिलेबस को कवर कर लेते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपको मैं समझा करके पढ़ाऊं, पहले सिलेबस समझा लूं फिर पढ़ाऊं। वैसे भी अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, हमारे पास थोड़ा टाइम मिल गया है, इसलिए हम लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ तैयारी करेंगे। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।